हमारे सामने जो प्रेजेंटेशन है उसका विषय है डिजिटल भारत, प्रमुख मोबाइल ऐप और पोर्टल 2025-26। और ये सच में जानकारी का एक बहुत बड़ा खजाना है। बिल्कुल। आज का उद्देश्य ये समझना है कि कैसे तकनीक, विशाल डेटा और डिजिटल समाधान भारत में शासन, सुरक्षा और समाज के हर एक हिस्से को पूरी तरह से बदल रहे हैं। मतलब ये सिर्फ कुछ नए ऐप्स की लिस्ट नहीं है। सही कहा। एक तरह से देखा जाए तो ये ऑनलाइन सेशन एक डिजिटल यात्रा होने वाली है। बिना किसी देरी के चलिए इस स्क्रीन पर मौजूद पहली स्लाइड से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ एक गाइड की भूमिका में रहूंगी ताकि हम गहराई से देख सके कि ये डिजिटल क्रांति जमीनी स्तर पर कैसे बदलाव ला रही है। तो हमारी स्क्रीन पर मौजूद पहली स्लाइड एक बुनियादी खाका खींचती है। ये स्पष्ट करती है कि ये तकनीकी पहले मुख्य रूप से शासन, सुरक्षा और समाज के इर्द गिर्द बुनी गई हैं। और अगर हम स्लाइड 2 पर आएं तो यहाँ 2025 के इस पूरे डिजिटल ढांचे को 5 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। हाँ, ये 5 स्तंभ हैं। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा। दूसरा, कृषि और पर्यावरण। तीसरा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण। चौथा, अर्थशास्त्र और बुनियादी ढांचा। और पांचवा, सुशासन और पारदर्शिता। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये 5 क्षेत्र किसी भी देश की रीढ़ होते हैं। ये ढांचा बता रहा है कि सरकार अब अलग अलग टुकड़ों में नहीं बल्कि एक इंटीग्रेटेड विजन के साथ काम कर रही है। जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो वो सिर्फ देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, वो डेटा की सुरक्षा और आंतरिक शांति तक आती है। सुशासन का मतलब अब फाइलों में उलझना नहीं है बल्कि एक क्लिक पर पारदर्शिता लाना है। ये 5 स्तंभ एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो सुरक्षा के इस इंटीग्रेटेड विजन को समझने के लिए अगर हम सीधे जमीनी उदाहरणों पर आएं तो मैं स्लाइड 3 खोल रहा हूं। ये सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित है। बिल्कुल। यहां सबसे पहला नाम संकलन ऐप का है, जिसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ने तैयार किया है। ये नए आपराधिक कानूनों का एक विस्तृत डिजिटल संग्रह है। हाँ, और इसके ठीक नीचे जो नाम है भारत पोल पोर्टल, ये काफी दिलचस्प है। हाँ, ये नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे इंटरपोल का कोई भारतीय संस्करण हो। एक सवाल उठता है कि आखिर CBI को इस नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। देखिए, इंटरपोल एक वैश्विक संस्था है और उसकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन भारत की अपनी जांच एजेंसियों को एक ऐसे समर्पित मंच की जरूरत थी जो तेजी से काम कर सके, बिना लान फिताशाही के। एग्जैक्टली। भारत पोल कोई साधारण डेटाबेस नहीं है। ये विशेष रूप से उन भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है जो आर्थिक अपराध या आतंकवाद से जुड़कर देश से भाग जाते हैं। ये दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के साथ रियल टाइम में फिंगरप्रिंट्स और वित्तीय लेन देन साझा करने का एक बहुत ही उन्नत मंच है। अब फर्जी पासपोर्ट बनाकर छिपना लगभग असंभव होने वाला है। ये तो हुई अपराध की बात, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा में प्राकृतिक आपदाएं भी एक बहुत बड़ा खतरा होती हैं। यहाँ NDMA का सचेत ऐप मौजूद है। हाँ, प्राकृतिक आपदा अलर्ट के लिए। हाँ, पर सोचने वाली बात यह है कि जब बाढ़ या भूकंप जैसी स्थिति आती है तो मोबाइल नेटवर्क ही सबसे पहले ठप हो जाते हैं। ऐसे में एक मोबाइल ऐप कैसे काम करेगा? यही आधुनिक तकनीक की असली खूबसूरती है। सचेत ऐप पारंपरिक इंटरनेट पर निर्भर नहीं रहता। ये सेल ब्रॉडकास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है। अच्छा। मतलब अगर नेटवर्क पर भारी कंजेशन भी हो तब भी ये एक विशेष रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए सीधे फोन की स्क्रीन पर फ्लैश मैसेज और एक तेज सायरन भेज सकता है। ऐप को बैकग्राउंड में खोलने की भी जरूरत नहीं होती। ये तो बहुत ही स्मार्ट है। और इसी स्लाइड पर भारतीय सेना का एकलव्य पोर्टल भी है। हाँ, एकलव्य पोर्टल सेना के अधिकारियों को आधुनिक साइबर युद्ध, ड्रोन तकनीक और नई सामरिक रणनीतियों के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि अगला युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन पर भी लड़ा जाएगा। सही कहा। अब हम अपने ध्यान को देश की जड़ों की तरफ मोड़ते हैं, यानी हमारे खेत और पर्यावरण। स्लाइड 4 पर आते हैं। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश सरकार का एक ऐप है गज रक्षक ऐप। ये मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए बनाया गया है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है कि एक मोबाइल ऐप जंगलों में इंसानों और हाथियों के बीच होने वाले हिंसक टकराव को कैसे रोक सकता है। इस सवाल का जवाब जमीनी हकीकत में छिपा है। कई राज्यों में हाथियों का झुंड अक्सर भोजन की तलाश में बस्तियों की तरफ आ जाता है। इससे भारी जान माल का नुकसान होता है। गजरक्षक ऐप क्या करता है कि ये वन विभाग के रेडियो कॉलर डेटा, सैटेलाइट इमेजरी और जमीनी वन रक्षकों की रिपोर्टिंग को एक जगह जोड़ता है।
जैसे ही हाथियों का झुंड किसी गांव के पास पहुंचने वाला होता है, स्थानीय निवासियों के फोन पर समय रहते एक सटीक अलर्ट चला जाता है। तो ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, ये सीधा जमीनी समाधान है। हाँ, जो रोजाना जाने बचा रहा है। और पर्यावरण के मोर्चे पर एक और बड़ी चुनौती वायु प्रदूषण है। यहाँ CPCB का समीर 2.0 ऐप दिखाई दे रहा है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI की रियल टाइम जानकारी देता है। स्लाइड पर कपास किसान ऐप भी है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर कपास की खरीद सुनिश्चित करता है ताकि बिचौलिए मुनाफा न मार सकें। और जल शक्ति मंत्रालय का सुजलाम भारत पोर्टल है, जो पारदर्शी पेयजल योजना के लिए है। सुजलम भारत का महत्व बहुत गहरा है। अब इस पोर्टल के जरिए हर एक पानी के कनेक्शन को जियो टैग किया गया है। अगर किसी इलाके में पंप खराब होता है तो वो सीधा मंत्रालय के डिजिटल डैशबोर्ड पर लाल रंग में दिखने लगता है। इससे जवाबदेही तय होती है। जवाबदेही की ये थीम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दिख रही है। मैं स्लाइड 5 पर जा रहा हूँ। ये स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण से जुड़ी है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब मेडिकल साइंस केवल शरीर के इलाज तक सीमित नहीं है। हाँ, यहाँ दिल्ली के एम्स का नेवर अलोन ऐप दिख रहा है, जो छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए है। मानसिक स्वास्थ्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में इतनी बड़ी प्राथमिकता पहली बार मिल रही है। पढ़ाई का दबाव, करियर की चिंता, कई बार युवा बात करने में कतराते हैं। नेवर अलोन ऐप उन्हें गुमनाम रहकर पेशेवर काउंसलर से जुड़ने का एक सुरक्षित मंच देता है। और इसमें शायद कुछ स्मार्ट एल्गोरिथम भी हैं। हाँ, जो बातचीत के पैटर्न को पढ़कर ये भांप लेते हैं कि व्यक्ति गंभीर संकट में है या नहीं, और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी अलर्ट एक्टिवेट कर देते हैं। ये बहुत ही संवेदनशील तकनीक है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर का ई सेहत ऐप है, जो टेली कंसल्टेशन पे केंद्रित है। यानी बर्फ से ढके पहाड़ों में बैठे लोग भी वीडियो कॉल से बड़े डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। और उत्तर प्रदेश का राइज ऐप भी है, जो बच्चों के नियमित टीकाकरण को ट्रैक करने के लिए है। यूपी जैसे विशाल राज्य में हर बच्चे का रिकॉर्ड रखना यह आसान काम नहीं है। उसके फोन पर मिल जाएं। तो भौगोलिक दूरियां बाढ़े नहीं आ रही। अब स्लाइड 6 पर आते हैं, जो युवा कौशल और रोजगार पर है। यहाँ एक ऐसा नाम है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों का ध्यान खींचेगा। प्रतिभा सेतु पोर्टल। हम जानते हैं कि यूपीएससी में कितनी प्रतियोगिता होती है। जो मेधावी छात्र सिलेक्ट नहीं हो पाते, उनके लिए ये पोर्टल रोजगार में सहायता देने की बात कर रहा है। ये बहुत ही अनोखी पहल है। यह हमारी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी खामी को दूर करने का प्रयास है। प्रतिभा सेतु इस बात को मान्यता देता है कि इन युवाओं के पास ज्ञान और अनुशासन की कोई कमी नहीं है। सरकार इस पोर्टल से उस टैलेंट पूल को सीधा कॉर्पोरेट या थिंक टैंक से जोड़ रही है। ये सच में एक बहुत ही सकारात्मक नजरिया है। युवाओं के लिए यहाँ माय भारत ऐप भी है, युवा नेतृत्व के लिए, और पीएम सेतु पोर्टल जो ITI का आधुनिकीकरण कर रहा है। साथ ही विजन पोर्टल भी है, जो वंचित बच्चों के कौशल विकास पर केंद्रित है। अगर हम इन सभी पोर्टल्स को एक साथ रखकर देखें तो ये एक पूरा इकोसिस्टम बनता है। बिल्कुल। और स्लाइड 7 पर महिलाओं और समाज कल्याण से जुड़े पोर्टल्स हैं। कर्नाटक का गृहलक्ष्मी पोर्टल, जो महिला उद्यमियों के लिए है, और कायका सेतु पोर्टल युवाओं के स्थानीय रोजगार के लिए। इसमें मैं हरियाणा के सम्मान संजीवनी ऐप को भी जोड़ना चाहूंगी। ये महिलाओं और किशोरियों को मिलने वाली स्वास्थ्य और पोषण सुविधाओं को ट्रैक करता है, ताकि जमीनी स्तर पर लाभ पहुंचे। हाँ, और केंद्र सरकार का उम्मीद पोर्टल भी है, वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन के लिए। अब हर एक संपत्ति का जियो लोकेशन और आय का डिजिटल रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में होगा, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाए। चलिए अब स्लाइड 8 पर चलते हैं। बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी। इसे देखकर थोड़ी हंसी भी आती है और हैरानी भी। केरल ने अपना खुद का सरकारी OTT प्लेटफॉर्म बना लिया है, सी स्पेस। ये एक बहुत ही अनोखा प्रयोग है। एक राज्य सरकार को अपना OTT लाने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, व्यावसायिक OTT प्लेटफॉर्म्स मुनाफे पर चलते हैं। कई बेहतरीन कलात्मक फिल्में या क्षेत्रीय वृत्तचित्र पीछे छूट जाते हैं। सी स्पेस का उद्देश्य मनोरंजन बेचना नहीं है, बल्कि मलयालम सिनेमा और संस्कृति को संरक्षित करने का एक डिजिटल आर्काइव बनाना है। ये तो भौतिक के साथ साथ सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ। इसी स्लाइड पर संचार साथी पोर्टल है, जो रोजमर्रा की एक बड़ी परेशानी का हल है, खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए। हाँ, संचार साथी एक केंद्रीय डेटाबेस से जुड़ा है। फोन चोरी होने पर आप अपना IMEI नंबर ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद वो फोन किसी भी नेटवर्क पर काम नहीं करेगा, जिससे मोबाइल चोरी के काले बाजार पर सीधा प्रहार होता है। और सड़कों के लिए मध्य प्रदेश का लोकपथ मोबाइल ऐप है,
हाँ, जहां नागरिक टूटी सड़कों की फोटो खींचकर जियो टैग के साथ सीधे पीडब्ल्यूडी को भेज सकते हैं। और रेलवे के लिए स्वरेल ऐप का ऑडियो इंटरफेस, जो दृष्टिबाधित या पढ़ना लिखना न जानने वाले लोगों के लिए आवाज से टिकट बुक करने की सुविधा देता है। यही असली डिजिटल समावेशन है। सही कहा। अब स्लाइड 9, अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता अधिकार। यहाँ कई वित्तीय पोर्टल हैं, आरबीआई का आरबीआई डेटा और प्रवाह पोर्टल, और सेबी का मित्र पोर्टल जो म्यूचुअल फंड्स ट्रैक करता है। लेकिन इसमें उपभोक्ता मामलों का जागृति ऐप बहुत खास है। हाँ, इसमें लिखा है कि यह डार्क पैटर्न से बचाता है। सुनने वालों के लिए जानना दिलचस्प होगा कि ये डार्क पैटर्न क्या होता है। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। आप ऑनलाइन फ्लाइट बुक कर रहे हैं, अंतिम पेमेंट पेज पर अचानक कोई अनचाहा इंश्योरेंस या सर्विस चार्ज जुड़ जाता है जो पहले से टिक किया होता है। बिल्कुल। या फिर वेबसाइट आपको सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं करने देती। इन्हीं भ्रामक डिजाइनों को डार्क पैटर्न्स कहते हैं। जागृति ऐप उपभोक्ताओं को जागरूक करता है और शिकायत दर्ज करने का मंच देता है। और अर्थव्यवस्था में स्कैन पोर्टल के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का आधुनिकीकरण हो रहा है, ताकि राशन की सप्लाई चेन पारदर्शी रहे। अब स्लाइड 10 खोलते हैं। सुशासन, संस्कृति और स्थानीय प्रशासन। यहाँ सक्षम ऐप बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को घर से मतदान करने की सुविधा देता है। ये बहुत क्रांतिकारी है। लेकिन क्या घर बैठे वोटिंग में गोपनीयता का जोखिम नहीं है? ये चिंता वाजिब है। इसीलिए सक्षम ऐप की प्रक्रिया बहुत सुरक्षित है। जब कोई ये विकल्प चुनता है तो चुनाव आयोग के अधिकारी वीडियो वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक पुष्टि करते हैं, ताकि कोई दबाव ना हो। हाँ, ये असली समावेशन है जो लोकतंत्र को उन तक पहुंचा रहा है जो पोलिंग बूथ नहीं जा सकते। बहुत खूब। इसी स्लाइड पर ECNet ऐप है तेज मतदान डेटा के लिए, और हरियाणा का AI चैटबॉट सारथी जो स्थानीय भाषा में सरकारी नीतियों की जानकारी देता है। छत्तीसगढ़ का सुगम ऐप संपत्ति पंजीकरण को पारदर्शी बना रहा है। और अगर हम अगली स्लाइड 11 पर आएं, तो संस्कृति के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल है। ये मुझे बहुत पसंद आया। प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, ये सांस्कृतिक धरोहर बचाने का शानदार तरीका है। बिल्कुल। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर मेरी पंचायत ऐप है जो एकदम सटीक मौसम की जानकारी देता है, और अन्न दर्पण पोर्टल जो कृषि उपज की सप्लाई चेन को ट्रैक करता है। तो अब डेटा और तकनीक पंचायत स्तर तक पहुंच चुके हैं। अब हम इस क्लास की आखिरी स्लाइड 12 पर आ गए हैं। ये एक क्विक रिवीजन मैट्रिक्स है। चलिए मैं जल्दी से मुख्य ऐप्स को दोहरा देती हूँ। हाँ प्लीज। संचार साथी दूरसंचार विभाग का है, मोबाइल ब्लॉक करने के लिए। सी स्पेस केरल सरकार का सांस्कृतिक OTT। संकलन नए आपराधिक कानूनों के लिए। सचेत बिना इंटरनेट के आपदा अलर्ट के लिए। नेवर अलोन छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए। सक्षम बुजुर्गों की घर से वोटिंग के लिए। और जागृति डार्क पैटर्न से बचाने के लिए। तो चलिए इसे समेटते हैं। मैं अब अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूं। आज की इस क्लास में हमने देखा कि भारत का डिजिटल ढांचा कितनी तेजी से हर एक क्षेत्र में घुस चुका है, खेतों से लेकर अंतरिक्ष और चुनाव से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ ऐप बनाने की बात नहीं है, ये सरकार और नागरिक के बीच के रिश्ते को फिर से परिभाषित करने की बात है। सही बात है। प्रशासन अब दूर किसी इमारत में बैठी अमूर्त चीज नहीं है, वो एक स्मार्टफोन के जरिए सीधे लोगों की उंगलियों पर मौजूद है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा के बाद जाने से पहले एक सोचने वाली बात यह है कि जब हमारी सुरक्षा, हमारी खेती, हमारी चुनाव और हमारी संस्कृति सब कुछ इन मोबाइल ऐप्स और पोर्टल्स पर निर्भर होने जा रहा है, तो 2026 में उस वर्ग का क्या होगा जो अभी भी पूरी तरह से ऑफलाइन है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये तकनीक हमें जोड़ रही है या एक नई तरह की डिजिटल दीवार खड़ी कर रही है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए धन्यवाद